दूसरी साइड पे दो एबिलिटी यूजर्स है। एक लॉन्ग रेंज अटैक वेपन्स यूज करता है और उसकी डिफेंस तोड़ने वाली एबिलिटी काफी स्ट्रॉन्ग है। दूसरा भी लॉन्ग रेंज वेपन्स यूज करता है, लेकिन लगता है कि उसका अटैक पावर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसकी एबिलिटी समझ से बाहर है। जुए चाओ ने पहले ही मौके पे ये जजमेंट दे दिया। न्यूटन और कनेरो की एबिलिटीज को कंफर्म करने के लिए उसने अपना राइट हैंड आगे बढ़ाया और तुरंत ही वो बड़ा सा ब्लड कलर्ड मोती मेल्ट होने लगा और दोबारा एक ह्यूज और विशियस ब्लड रिवर में बदल गया। ब्लड रेन। वो ब्लड रिवर वायलेंटली सर्च करने लगी और उसमें से ब्लड कलर्ड एरोज निकलने लगे। उसके पीछे ब्लड रिवर एक रशिंग रिवर बन गई थी और ऐसा लग रहा था जैसे एक कर्टेन हो जो किलोमीटर्स तक स्ट्रेच हो रहा हो। बहुत ज्यादा और डेंस एरोज न्यूटन और कनेरो की डायरेक्शन में एम किए गए और एक पल में ही वो एरोज एक हैवी रेन की तरह गिरने लगे। इस तरह का लार्ज स्केल वाइड एरिया अटैक एक परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट होता है टेस्टिंग के लिए, जिससे पता लगता है कि सामने वाले की डिफेंसिव कैपेबिलिटीज क्या हैं और क्या उनके पास लार्ज स्केल अटैक से डील करने का कोई तरीका है। कनेरो न्यूटन के पीछे छुप गया और ऐसे अटैक्स के लिए बिल्कुल इनडिफरेंट रहा। न्यूटन ने आसमान की तरफ देखा और उसके फ्रेमलेस राउंड ग्लासेस के लेंसेस में एक वाइट लाइट फ्लैश हुई। न्यूटन्स सेकंड लॉ। एक ऑब्जेक्ट की एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस फोर्स के जो उस पे लग रही होती है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उस ऑब्जेक्ट के मास से। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वही होता है जो फोर्स का डायरेक्शन होता है, बस थोड़ा सा फोर्स सही तरीके से अप्लाई किया जाए तो ऑब्जेक्ट के मूवमेंट का डायरेक्शन बदला जा सकता है और मेरी एबिलिटी तो मैटर का फॉर्म तक बदल सकती है। न्यूटन बस वहीं खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ भी नहीं किया हो, लेकिन उसके सामने वाली स्पेस में अचानक एक फोर्स जनरेट हुई जो नेकेड आईज से डिटेक्ट नहीं की जा सकती थी। हजारों एक्सट्रीमली शार्प ब्लड एरोज जो उसकी तरफ गिर रहे थे अचानक एक अजीब पोस्चर में हर डायरेक्शन में उड़ने लगे। लिन हाई सिटी की जमीन तुरंत ब्लड रेड हो गई। ब्लड एरोज हर जगह डीपली अर्थ, बिल्डिंग्स और विदर्ड जंगल में घुस गए और जहां न्यूटन और कनेरो खड़े थे उस जगह के सेवरल 100 मीटर्स के रेडियस में एक भी एरो नहीं गिरा। डिस्टॉर्ट कर दिया मेरा अटैक। ब्लड टाइड ने बस एक लो वॉइस में कुछ मर्म किया और तुरंत अपनी बैटल स्ट्रेटेजी चेंज कर दी। उसने हाथ हिलाया। दी स्टिक्स रोल्स बैक्स। वो ब्लड एरोज जो जमीन में घुस गए थे और वाइड एरिया में स्प्रेड हो गए थे तुरंत मेल्ट हो गए और एक बड़ा सा ब्लड रिवर बन गए जो तेजी से न्यूटन और कनेरो की तरफ बढ़ते हुए उनके इर्द गिर्द घूमने लगे। एक ह्यूज व्हर्लपूल ऑफ ब्लड ने दोनों को कंप्लीटली सराउंड कर लिया। वो सर्जिंग वेव्स शार्प सॉट टीथ की तरह लग रहे थे और ज्यादा फास्ट स्पिन करने लगे जैसे किसी भी वक्त उन्हें हिट कर देंगे। कनेरो का एक्सप्रेशन काफी ज्यादा सीरियस हो गया। उसने क्लियरली फील किया कि इस ब्लड रिवर में कितनी टेरिफाइंग पावर छुपी हुई है। अगर वो सच में इसमें ड्रैग हो गया तो उसका बॉडी तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एक स्नाइपर होने के बावजूद ये सिचुएशन हैंडल करना उसके लिए आसान नहीं था। न्यूटन बिल्कुल काम रहा और अपने रिमलेस ग्लासेस को पुश किया। ये एबिलिटी वाकई इंटरेस्टिंग है, लेकिन इस बैटल से पहले मैंने तुम्हारे ऊपर काफी रिसर्च कर लिया था। डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। ब्लड टाइड की डोंगहाई सिटी वाली बैटल को 1 महीना भी नहीं हुआ, लेकिन न्यूटन के पास इतना टाइम था कि वो काफी इंटेलिजेंस कलेक्ट कर सके। ब्लड रिवर का वोर्टेक्स और भी ज्यादा फास्ट स्पिन कर रहा था और नियान भी साइड में खड़ा था अपनी टेलीकिनेसिस दोबारा यूज करते हुए। इस बार वो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स को अफेक्ट नहीं कर रहा था, बल्कि सीधा न्यूटन और कनेरो के बॉडीज को कंट्रोल कर रहा था। एक पल में ही दोनों ने फील किया एक पावरफुल फोर्स जो कहीं से भी इमर्ज हो रही थी, जो उनके आसपास कोई हैवी चेन्स जैसे उनके आसपास कोई हैवी चेन्स बांधने लगे हों। मेरे लॉर्ड, मैं उन्हें इन्फ्लुएंस कर चुका हूँ, नियान ने ऐसे ही कहा। बहुत अच्छा। ब्लड टाइड ने बिना किसी हेजिटेशन के अपना राइट हैंड उठाया। अब उन्हें खत्म कर दो स्टिक्स।
वो ह्यूज रिवर ऑफ ब्लड अचानक रोर करने लगी। स्टिक्स ने रिवर्स फ्लो किया और ब्लड वेव्स आसमान की तरफ रश करने लगी। वो जैक्ड वेव्स ऐसे लग रहे थे जैसे हजारों इलेक्ट्रिक सॉज हों, सीधा कनेरो और न्यूटन की तरफ भाग रहे हो। दोनों ने बिना किसी डीले के अपने बॉडीज के अंदर की एनर्जी मोबिलाइज कर दी। चाहे उनकी मेंटल पावर स्ट्रांग थी, लेकिन इस वक्त उनके पास फुल कंट्रोल नहीं था। वो सिर्फ अपने मूवमेंट्स को थोड़ा बहुत इफेक्ट कर पा रहे थे। दोनों ने पूरी कोशिश की कि वो माइंड कंट्रोल से फ्री हो जाएं, और फिर तुरंत अपने कॉम्बैट सूट्स का फ्लाइंग फंक्शन एक्टिवेट किया और आसमान में सोर कर गए ताकि इस ब्लड टाइड अटैक से बच सके। छुपने का कोई फायदा नहीं है, तुम जहां भी भागोगे मेरी ब्लड रिवर तुम्हारा पीछा करेगी। ब्लड टाइड ने बस हवा में अपना राइट हैंड वेव किया और एक ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर के बैटन की तरह नीचे से बहुत सारे ब्लड टर्बाइंस आसमान की तरफ रश कर गए, न्यूटन और कनेरो का पीछा करते हुए। न्यूटन ने नीचे देखा और उसके हाथ में जो एथिस था उसने सीधा एक शॉकिंग अटैक लॉन्च किया। वो टेरिफाइंग एनर्जी कैनन आसमान में गूंज उठा और गोल्डन बीम ऑफ लाइट ने स्टिक्स को पेनिट्रेट कर दिया, जिससे बहुत सारे ब्लड टर्बाइंस कोलैप्स हो गए। लेकिन तुरंत बाद और भी ज्यादा ब्लड टर्बाइंस और भी फास्ट स्पीड में दोनों की तरफ रश करने लगे। इस बार न्यूटन ने डॉज नहीं किया, बल्कि दोबारा सिर्फ थोड़ा सा एक्सटर्नल फोर्स लगाने से एक 10,000 टन शिप या एक हैवी ट्रेन का ट्रेजेक्टरी बदल सकता है और ओरिजिनल डायरेक्शन से बहुत बड़ा डेविएशन हो सकता है। ये है मैकेनिक्स का मैजिक। न्यूटन ने अपनी एबिलिटी एक्टिवेट की और जितने भी अटैक्स उसकी तरफ आ रहे थे उनका ट्रेजेक्टरी चेंज हो गया और वो हर डायरेक्शन में रश करने लगे। वो और कनेरो उड़ गए और इस ब्लो से बच गए। दोनों ने तुरंत ही ब्लड टाइड और थॉट के अगेंस्ट एक काउंटर अटैक लॉन्च किया। कनेरो का पियर्स थ्रू एवरीथिंग अब भी आर्मर तोड़ने के काम आया और उसके बाद न्यूटन के एथिस ने एक पावरफुल एरिया कवरेज अटैक लॉन्च किया। नियान को क्लियरली फील हो गया कि सामने वाले का टारगेट वही है, इसीलिए वो सीधा ब्लड टाइड के पीछे छुप गया, बिल्कुल ओबीडियंटली। ब्लड टाइड ने दोबारा अपना ब्लड रिवर एक्टिवेट किया ताकि दोनों के जॉइंट अटैक को ब्लॉक कर सके, लेकिन उसे अटैक करने के लिए बहुत ज़्यादा ब्लड यूज़ करना पड़ता है, इसीलिए उसकी डिफेंस में लूप होल्स रह जाते हैं। इस बार न्यूटन के अटैक ने उसे हजारों मीटर पीछे धकेल दिया और उसका आर्मर लगभग डैमेज हो गया। उनके अटैक्स कितने इरिटेटिंग है। सिल्वर आर्मर्ड जनरल ब्लड टाइड तक सामने खड़े ह्यूमन कॉम्बिनेशन को लेकर केयरलेस होने की हिम्मत नहीं कर रहा था। चाहे कनेरो की स्ट्रेंथ उतनी पावरफुल ना हो और उसकी इंडिविजुअल कॉम्बैट एबिलिटी एवरेज हो, लेकिन वो एनिमी के डिफेंसेस को तोड़ने में एक्सपर्ट है। उसे बस एक ऐसे एलियन के साथ पेयर करना होता है जिसका अटैक पावर बहुत हाई हो, और फिर रिजल्ट मिराकुलस हो जाता है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन रैंडमली नहीं बनाया गया है। नियान ने तुरंत कहा, लगता है हमें सबसे पहले शार्प शूटर को मारना होगा। ज़ोए चाओ की आंखों में एक कोल्ड लाइट चमकी। कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इस अटैक से बच नहीं पाएंगे। जैसे ही उसने ये कहा, ब्लड रिवर दोबारा न्यूटन और कनेरो की तरफ रश कर गई। नियान ने तुरंत अपनी एबिलिटी एक्टिवेट की और जमीन से डजन्स ऑफ ह्यूज स्काई स्क्रेपर्स रेस कर दिए। वो सिटी जो हैवी स्नो से कवर्ड थी, उसने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। एक पूरी स्ट्रीट उलट गई। सीमेंट, स्टोन्स और सॉइल का एक बड़ा मास आसमान में उड़ गया और फिर कनेरो और न्यूटन की तरफ फ्लाई करने लगा। चाहे ऐसे अटैक से दोनों को डायरेक्ट डैमेज होने के चांसेस कम हो, लेकिन ये उन दोनों स्नाइपर्स की विजन को अफेक्ट कर सकता है और उन्हें इंटरफेयर कर सकता है। लेकिन असली किलर मूव तो ऑब्वियसली वो लॉन्ग रिवर ऑफ ब्लड ही है। ब्लड टाइड वॉलेंटली सर्च करने लगा और वो जैग्ड ब्लड टर्बाइंस एक हिसिंग साउंड निकालने लगे। वो ह्यूज टर्बाइंस का रेडियस डजन्स या इवन हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स तक था। वो इतने डेंसली पैक थे कि पूरा आसमान कवर कर लिया था। जो भी उनके सामने आता उन्हें चॉप करने के लिए रेडी कभी भी। न्यूटन को तुरंत फील हुआ कि कुछ तो गलत है। अपोनेंट ने ये मूव अभी थोड़ी देर पहले ही यूज किया था और उसका मुझ पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। अब जब वो दोबारा ये एबिलिटी यूज कर रहा है तो जरूर इस बार कुछ अलग है। उसके पास मेरी एबिलिटी को हैंडल करने की कोई स्ट्रेटजी जरूर होगी। उसका ब्रेन रैपिड फायर मोड में काम कर रहा था।
लेकिन फिर भी उसने कनेरो के साथ रिट्रीट करने का डिसीजन लिया और साइमल्टेनियसली अपनी एबिलिटी एक्टिवेट कर दी, फर्स्ट लॉ डिस्टॉर्शन अटैक। जैसे ही उसकी एबिलिटी एक्टिवेट हुई, जितने भी ब्लड टर्बाइन्स उसकी तरफ अटैक कर रहे थे उनका ट्रेजेक्टरी तुरंत डिस्टॉर्ट हो गया और वो अलग अलग डायरेक्शन में स्वीप होने लगे। लेकिन इस बार भी एक बड़ा नंबर ऑफ ब्लड टर्बाइन्स उसकी तरफ फ्लाई कर रहे थे। वो ह्यूज ब्लड टर्बाइन्स अब भी हिसिंग कर रहे थे और रैपिड स्पीड से स्पिन कर रहे थे। सोचना भी मुश्किल था कि अगर एक बार भी कट लग गया तो कितना टेरिफाइंग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। न्यूटन अब समझ गया था कि सामने वाले ने क्या किया है। वाटर इज इम्परमानेंट। अगर ब्लड रिवर का अटैक डायरेक्टली उन दोनों की तरफ होता तो उनका ट्रेजेक्टरी नेचुरली डिस्टॉर्ट हो जाता और वो बाउंस हो जाता। लेकिन इस बार सिल्वर आर्मर ने ब्लड रिवर का डायरेक्शन डिस्टॉर्ट कर दिया और ब्लड टर्बाइन का अटैक अब किसी क्लियर ट्रेजेक्टरी में नहीं था। इस तरीके से चाहे न्यूटन अपनी फर्स्ट लॉ वाली एबिलिटी एक्टिवेट कर भी ले, तब भी बहुत सारे ब्लड टर्बाइन्स जो अलग डायरेक्शन में फ्लाई कर रहे थे उनका एम अल्टीमेटली उन दोनों पर ही होगा। जो अटैक्स प्रीसेट ट्रेजेक्टरी के बिना होते हैं उन्हें एक्यूरेटली ब्लॉक करना एबिलिटी से पॉसिबल नहीं होता। जैसा सोचा था, सामने वाले के पास कुछ इंटेलिजेंस ज़रूर है। ये वाकई एक हाई लेवल इंटेलिजेंट क्रिएचर है जो अर्थ के नीचे छुपा हुआ है। जब न्यूटन ने देखा कि सामने वाले ने उसकी एबिलिटी का फ्लॉ इतनी जल्दी आइडेंटिफाई कर लिया, उसकी आंखों में एक सरप्राइज का फ्लैश आया। साथ ही एक डीप हिडन एक्साइटमेंट भी था। चाहे वो नहीं चाहता था कि उसका अपोनेंट स्ट्रांग बने, लेकिन अगर वो सिर्फ स्टूपिड और वीक एनिमी को डिफीट कर देता तो वो काफ़ी बोरिंग होता। अब श्योर हो गया था कि ये बैटल डेफिनेटली बहुत एक्साइटिंग होने वाली है। इसी वक्त कनेरो ने क्विकली और स्किलफुली अपना ब्लैक गन पीछे डाल दिया और अपनी वेस्ट से दोनों हाथों से 2 रिवॉल्वर निकाले, एक गोल्ड रिवॉल्वर और एक सिल्वर रिवॉल्वर। चाहे अब वो स्नाइपर राइफल यूज करता हो, लेकिन एक टॉप शूटर और फॉर्मर स्पेशल फोर्सेस सोल्जर होने के नाते वो पिस्टल्स के यूज में बहुत ही ज्यादा स्किल्ड है। ब्लड टर्बाइन की पावर मोस्टली न्यूटन ने वीकन कर दी थी, लेकिन अब भी एक ओवरवेलमिंग नंबर ऑफ ब्लड टर्बाइन्स उन दोनों को सराउंड करने वाले थे। लेकिन ये मत भूलना, एक क्विक शूटर होने के नाते जो गन ड्रॉइंग को एक आर्ट मानता है, उसका गन ड्रॉइंग स्पीड सुपर पावर ह्यूमन आई से ज्यादा फास्ट था। डांस ऑफ द रेनबो क्लाउड्स। जब कनेरो ने दोनों रिवॉल्वर्स अपने हाथों में उठाए, उसके मुंह के कॉर्नर्स पे एक स्माइल ऑटोमेटिकली आ गया, जैसे वो दोबारा अपने पुराने फ्री और इजी वेस्टर्न काउबॉय मोड में लौट आया हो। वो स्पेशल एनर्जी दोनों रिवॉल्वर्स में इन्फ्यूज की गई और फिर उसने अपने हाथ उठाए और तुरंत ट्रिगर पुल कर दिया। उसके फिंगर्स के ऑलमोस्ट आफ्टर इमेजेस दिख रहे थे और सिर्फ एक कंटिन्यूअस गन फायर का साउंड सुनाई दे रहा था, जैसे एक बड़ा सा स्ट्रिंग ऑफ फायर क्रैकर्स एक साथ ब्लास्ट हो रहा हो और हर एक शॉट के साथ एक ब्लड टर्बाइन डिस्ट्रॉय हो जाता। एक छोटी सी मूवमेंट में हर डायरेक्शन से फायरवर्क्स बर्स्ट होने लगे और गोल्ड और सिल्वर गन्स की गन फायर ने पूरा आसमान भर दिया। ब्लड रिवर का अटैक जो लग रहा था कि उसमें कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं है, वो लेस देन 1.5 सेकेंड्स में कंप्लीटली डिफीट हो गया। बहुत बढ़िया, न्यूटन ने कनेरो की तारीफ की। तुम वाकई एक जीनियस हो जिसको नेवी ने स्पेशली ट्रेन किया है। तुम फ्यूचर में एक बहुत पावरफुल गनर बनोगे कनेरो। न्यूटन की कॉम्प्लीमेंट सुन के कनेरो ने एक आईब्रो रेस किया। मैं अभी भी हूँ। जब ज़ुएक चाओ ने देखा कि अटैक फेल हो गया तो उसने डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेशन नहीं दिखाया, बल्कि वो हंस पड़ा। उसके वेरिफिकेशन में कोई गलती नहीं थी, क्योंकि उसने अपोनेंट की एबिलिटी को क्रैक करने का तरीका ढूंढ लिया था और ये अटैक सिर्फ एक टेस्ट था। असली मज़ा तो अभी आना बाकी है। जब न्यूटन कनेरो से बात कर रहा था, तब उनके पैरों के नीचे जो ब्लड रिवर फ्लो हो रही थी वो अचानक दोबारा मूव करने लगी। वो ह्यूज ब्लड रिवर ऐसे स्काई में रोल बैक करने लगी जैसे उसमें कोई लाइफ हो। संभल कर, वो दोबारा अटैक कर रहा है, न्यूटन ने विस्पर किया। ज़ुएक चाओ ने एक हाथ से स्काई की तरफ पॉइंट किया और ब्लड रिवर आसमान की तरफ रश कर गई, फिर धीरे धीरे स्काई में स्प्रेड होने लगी। वो स्टिकी ब्लड एक जगह गैदर हो गया, स्काई के ऊपर सस्पेंड हो गया और एक रेड सिल्क में ट्रांसफॉर्म हो गया जो पूरे स्काई को कवर कर रहा था। इतना स्ट्रेंज सीन
और ऊपर से हवा में ब्लड की स्ट्रॉन्ग स्मेल, ये सब मिलके किसी भी इंसान को फिजिकली एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल फील करवा सकता था। ज़ोएक चाओ ने अपना फिस्ट जेंटली क्लेंच किया, फिर अपनी पाम डाउनवर्ड टर्न कर दी। ब्लड रिवर ने आसमान से हैवी रेन करना शुरू कर दिया और ब्लड के ड्रॉप्स उन दोनों के स्पेस में गिरने लगे। कनेरो की आंखें फोकस हो गई और उस मोमेंट में बिलियन से भी ज़्यादा ब्लड ड्रॉप्स गिर रहे थे। चाहे उसकी गन कितनी भी फास्ट हो, इतने सारे ब्लड बीट्स को ब्लॉक करना इम्पॉसिबल था। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि सामने वाला क्या करना चाहता है और इस मूवमेंट का ब्रेक थ्रू पॉइंट क्या है। न्यूटन ने कहा, इंटेलिजेंस के हिसाब से ऐसे अटैक से ज़्यादा डायरेक्ट डैमेज नहीं होता। मेरी शुनवू के साथ कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग उसके पास एक मेथड है जो किसी लिविंग बीइंग के बॉडी के अंदर के ब्लड को स्टिमुलेट करके एनिमी को अंदर से अटैक करता है, और मीडियम शायद ये ब्लड ही है। कनेरो को भी ये इंसिडेंट याद आ गया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और तुरंत अपनी सुपरनैचुरल पावर्स एक्टिवेट करना शुरू कर दिया। अपने बॉडीज के सरफेस पे एक प्रोटेक्टिव शील्ड का लेयर कोट कर दिया। वो टोरेंटियल बॉडी रेन गिरने लगी और एक स्ट्रेंज फोर्स ब्लड के साथ उन दोनों के बॉडीज में इन्वेड करने लगी, लेकिन वो फोर्स डायरेक्टली सुपरनैचुरल प्रोटेक्टिव लेयर से ब्लॉक हो गई। ज़ोएक चाओ ने देखा कि दोनों अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं और उसने इस बात को बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया। अगर तुम मेरी ब्लड कंट्रोल को ब्लॉक करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सुपरनैचुरल डिफेंस हर वक्त एक्टिवेट रखनी पड़ेगी। अगर तुमने कोई भी मिस्टेक की तो मैं तुम्हारे बॉडी के ब्लड को डेटोनेट कर दूंगा, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। मतलब ये हुआ कि दोनों को कॉन्स्टेंटली अपने स्पेशल पावर्स यूज़ करनी पड़ेगी डिफेंस के लिए। इस तरीके से उनका एनर्जी कंजप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और जितना ज़्यादा बैटल लंबा चलेगा उनके जीतने का प्रोबेबिलिटी उतना ही कम होता चला जाएगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, न्यूटन ने कनेरो से कामली कहा, ये सेकेंडरी बैटलफील्ड है, तो चाहे हम डायरेक्टली बैटल ना जीत पाएं, अगर हम मेन बैटलफील्ड के लिए थोड़ा टाइम भी खरीद पाएं तो वो काफ़ी होगा। वैसे भी अगर हम और डिले करते रहें तो उनके लिए आसान नहीं होगा। ये दुनिया अभी भी हम ह्यूमंस का होम ग्राउंड है। वुलुआन एम्पायर के एलियंस सरफेस पे ज़्यादा देर तक फाइट नहीं कर सकते, चाहे वो मिस्टीरियस रूल्स हो, सरफेस इन्वायरमेंट हो या डैंग शेंगटोंग का तियानदाओ स्टार हो, ये सब उनके ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। न्यूटन ने ये सब कहा और अपना हैंड कैनन एथिस्ट को वाइप किया। लेकिन अगर हम सिर्फ पैसिवली बीटिंग लेते रहे तो कोलंबियन एलियंस के लिए ये एक डिस्ग्रेस होगा। उसमें अचानक एक अजीब सी चेंज आई। उसका बॉडी थोड़ा थोड़ा ट्रेम्बल करने लगा, जैसे कोई लिविंग क्रिएचर हो। अगर क्लोजली देखा जाए तो पता चलेगा कि वो एक रेगुलर पैटर्न में थोड़ा राइज और फॉल कर रहा था, बिल्कुल एक ह्यूमन हर्ट की तरह। कनेरो ने न्यूटन के हाथ में उस वेपन को देखा और उसके दिमाग में एक सेइंग ऑटोमेटिकली फ्लैश हो गई, नेचुरल साइंस एसोसिएशन के बहुत सारे लोग पागल होते हैं, तुम्हारा एथिस्ट एक बायोलॉजिकल वेपन है। कनेरो ने पहली बार ये सवाल पूछा। न्यूटन ने सर हिलाया और उसकी आंखों में अचानक एक हिंट ऑफ टेंडरनेस चमक उठी। उसने एथिस्ट की तरफ देखा और कहा, वो मेरी वाइफ है। कनेरो की पीपल्स शार्पली श्रिंक हो गई। तुम्हारी वाइफ? न्यूटन ने अपने हाथ में एथिस्ट को जेंटली स्ट्रोक किया। वो अब भी थोड़ा थोड़ा ट्रम्बल कर रहा था और उसके सरफेस पे जो लाइट थी वो धीरे धीरे और ज़्यादा ब्राइट होती जा रही थी। हम सब साइंटिस्ट हैं। वर्ल्ड के एंड के बाद हमने ह्यूमन बॉडी के लिमिट्स को एक्सप्लोर करने का कमिटमेंट लिया। हम सब बिलीव करते हैं कि ग्रेट चेंजेस के एरा में ह्यूमन गॉड्स बन सकते हैं, इमॉर्टलिटी अचीव कर सकते हैं और पावरफुल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ पोजेस कर सकते हैं। उसका फिजिक बहुत स्पेशल है, उसकी बायोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है और वो रेयर मटेरियल्स को भी एकोमोडेट कर सकती है। ये एबिलिटी बहुत पावरफुल है लेकिन थोड़ी यूजलेस भी, क्योंकि वो एक एक्सीलेंट फाइटर नहीं है। इस एबिलिटी के साथ बायोलॉजिकल एवोल्यूशन अचीव करना मुश्किल है। न्यूटन की आंखों में थोड़ा सा इंटॉक्सिफिकेशन आया, तो मैंने एक वंडरफुल प्लान सोचा कि मैं उसे एक पावरफुल बायोलॉजिकल वेपन में ट्रांसफॉर्म कर दूं। इस तरीके से वो अपनी एबिलिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स को परफेक्टली एग्जर्ट कर सकती है। कनेरो को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले, लेकिन अपोकलिप्स के बाद ये पहली बार नहीं था जब उसने ऐसे मैडमैन देखे हों, इसलिए उसने बैटल के बीच अपना कंपोजर लूज नहीं किया। न्यूटन के हाथ में जो एथिस्ट है वो उसकी वाइफ है।
इसीलिए जब वो वेपन्स यूज़ करता है तो वो अपनी सबसे पावरफुल फोर्स एक्सर्ट करता है। अगर बैटलफील्ड पे उसका एथिस्ट एनिमी के हाथ लग गया तो ना सिर्फ वो अनयूजेबल होगा बल्कि रिटेलिएशन का चांस भी बहुत हाई होगा। न्यूटन के कंफर्ट के बाद एथिस्ट और भी वायलेंटली ट्रेम्बल करने लगा और उसके बॉडी का गोल्डन लाइट ऑलमोस्ट वाइट हो गया। न्यूटन के हाथ पावरफुल थे जिससे वो वेपन से पावरफुल एनर्जी बर्स्ट करवा सकता था। उसने अपना हैंड कैनन रेस किया और ब्लड टाइड और नियान की तरफ एम किया जो दूर स्काई में थे। कनेरो ने बिना किसी हेजिटेशन के अपना स्नाइपर राइफल निकाला और ट्रिगर पुल कर दिया। इस अटैक का नाम है साइकिक रे। न्यूटन ने अपनी आंखें नैरो की और जैसे ही उसने छोटा ट्रिगर पुल किया, एथिस्ट अचानक वायलेंटली ट्रेम्बल करने लगा और मजल से एक पावरफुल गोल्डन टोरेंट गश आउट हो गया। दोनों अब भी परफेक्टली कोऑपरेट कर रहे थे और माइंड रे की पावर ने फाइनली ब्लड टाइड को एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ऑपरेशन फील करवा दिया। नियान ने अपने हाथ आगे बढ़ाए, प्रोटेक्ट। उसकी टेलीकिनेसिस ने दोनों के सामने एक ह्यूज बैरियर फॉर्म किया, लेकिन जैसे ही वो मेंटल रे से टच हुआ वो तुरंत शैटर हो गया। ब्लड टाइड ने भी बहुत सारा ब्लड कंडेंस किया और उससे एक ह्यूज ब्लड बॉल में ट्रांसफॉर्म कर दिया जो सामने ब्लॉक बन गया। वो एक्सट्रीमली थिक ब्लड बॉल एक क्लिक की आवाज के साथ क्रैक हो गया और एक गोल्डन बीम ऑफ लाइट उसमें से ऐसे चमका जैसे अंधेरे को चीरकर सनलाइट अंदर घुस गई हो। ना ज़ुएक चाओ ने ना ही नियान ने एक्सपेक्ट किया था कि इस अटैक की पावर इतनी टेरिफाइंग होगी, जैसे उन्होंने ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। उन्हें लगा था कि वो सिर्फ 2 एपिसलोन लेवल म्यूटेंट्स का सामना कर रहे हैं, लेकिन असल में वहाँ 3 थे। ये अटैक उनकी डिफेंसेस को सीधा चीर गया और उन्हें डायरेक्टली हार्ड हिट किया। दोनों आदमी पीछे की तरफ 10 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर तक उड़ गए और उनका आर्मर क्लियरली ब्रेक हो चुका था। आर्मर के बड़े बड़े पीसेस गिर गए, उनके बॉडीज़ को सरफेस इन्वायरमेंट के एक्सपोजर में छोड़ते हुए। वो एक्सट्रीमली कोल्ड एयर और स्ट्रॉन्ग अल्ट्रावायलेट रेज ने उनकी स्किन को तुरंत डिसकलर कर दिया, बिल्कुल वैसे ही अनकंफर्टेबल जैसे कोई इंसान हंड्रेड्स ऑफ डिग्रीज के हाई टेम्परेचर एनवायरनमेंट में गिर गए। मुझे ये ट्रिक यूज नहीं करनी थी। न्यूटन ने एथिस की तरफ अपोलोजेटिकली देखा और उसके बॉडी को जेंटली स्ट्रोक किया, क्योंकि जब भी साइकिक रे यूज होता है तो करीना को इररिपेयरेबल डैमेज होता है। कनेरो ने थोड़ा सैड न्यूटन को देखा और उस मैडम के लिए उसके दिल में छोटी सी पिटी जग गई। न्यूटन, अलर्ट रहो और पॉइंट्स मत लूज करो, बैटल अभी खत्म नहीं हुई है, उसने याद दिलाया। न्यूटन ने अपना सर उठाया, दूर की तरफ देखा और कोल्डली कहा, मुझे पता है। जब ज़ुएक चाओ और नियान ने दोनों का अटैक एंड्योर किया तो उन्हें काफ़ी डैमेज हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीज़ उनके लिए अनएक्सेप्टेबल थी वो था उनका ब्रोकन आर्मर। सोचो ज़रा, अगर कोई इंसान बिना डाइविंग सूट और ऑक्सीजन मास्क के 10,000 मीटर गहरे समुद्र में चला जाए तो क्या होगा? किस्मत से लिजर्ड लोग कभी सरफेस पे रहते थे, इसीलिए उन्हें ऑक्सीजन का प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन एनवायरनमेंट का ये मैसिव डिफरेंस उनके लिए अब भी बहुत अनकंफर्टेबल है। क्या हम वाकई ज़्यादा केयरलेस हो गए? नहीं, ये सिर्फ इसीलिए लग रहा है क्योंकि पिछले बार जिनके साथ हमने फाइट की थी उनके और अब के एनिमी के स्ट्रेंथ में इतना ज़्यादा फर्क है कि हमें इल्यूजन हो गया। ज़ुएक चाओ ने अपने दांत पीछे, उसकी आंखों में मर्डरस इंटेंट भर गया। और अब मैं सीरियस होने जा रहा हूँ। उसने एक गहरी सांस ली और हवा में जो लॉन्ग रिवर्स ऑफ ब्लड थे वो अचानक हर डायरेक्शन से उसके बॉडी की तरफ रश करने लगे। वो ब्लड तुरंत उसके आर्मर के गैप से अंदर घुस गया। ब्लड से अटैक करना सिर्फ एक ब्लड कंट्रोल का तरीका है। ओरिजिनली ये सिर्फ उन लोगों को बुली करने के लिए यूज होता था जिनकी स्ट्रेंथ लो होती थी, लेकिन अब मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करता हूँ। अब मैं तुम्हें अपनी असली पावर दिखाऊंगा। एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ ब्लड ज़ुएक चाओ के बॉडी में रश कर गया और फिर उसका बॉडी और आर्मर तुरंत एक थिक ब्लड रेड लेयर से स्टेन हो गया। उसकी आंखों तक, जहां अब प्यूपल्स दिखाई नहीं दे रहे थे, सिर्फ एक रिच ब्लड लाइट चमक रही थी। उसके बॉडी के इंजरीज भी रैपिड स्पीड से रिपेयर होने लगे और अल्ट्रावायलेट रेस के बावजूद वो बिल्कुल नॉर्मल स्टेट में लौट आया। लिविंग थिंग्स की पावर का सोर्स ब्लड होता है। मेरी ब्लड रिवर में लाखों क्रिएचर्स की लाइफ का सोर्स छुपा हुआ है। तो जब तक बैटलफील्ड पे मेरे पास एक ड्रॉप ब्लड भी बचा है, मैं इमोर्टल हूँ। ब्लड टाइड ने स्काई की तरफ रोर किया। उसने फाइनली अपना सब पावरफुल स्किल एक्टिवेट किया, ब्लड पेबैक, जिसमें उसने एक ही बार में
बहुत सारा ब्लड एनर्जी अब्जॉर्ब किया जो उसके बॉडी पे एक एक्सट्रीमली हैवी बर्डन था, लेकिन इससे वो शॉर्ट पीरियड के लिए अपनी ओरिजिनल इंडेक्स एबिलिटी से भी ज़्यादा कॉम्बैट पावर पोजेस कर सकता है। हवा में जो ब्लडी फिगर अनलीश हुआ उसका मोमेंटम इतना इंटेंस था कि न्यूटन और कनेरो के फेसेस तुरंत सोलेमन हो गए। ब्लड टाइड ने अपना राइट हैंड ओपन किया और उसके हाथ से एक ब्लड स्ट्रीम गश आउट हुई जो तुरंत कंडेंस हो गई एक ह्यूज सिकल में जो 5 मीटर से भी ज्यादा लंबी थी। उसने वो सिकल हाथ में पकड़ी और बहुत लॉन्ग डिस्टेंस से दोनों पर स्लैश किया। वो सिकल हवा में स्वीप हुई, लेकिन न्यूटन और कनेरो को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उसने क्या किया, क्योंकि कोई एनर्जी एंटिटी उनकी तरफ अटैक नहीं कर रही थी। लेकिन अगले ही मोमेंट में न्यूटन ने फील किया कि उसके बॉडी के अंदर का ब्लड बॉईल कर रहा है, ऑलमोस्ट उसके ब्लड वेसल्स को चीर के बाहर निकलने वाला था। कनेरो के साथ साथ उसके 7 ऑरिफिसेस से ब्लड गश करने लगा। चाहे उसने अपनी सुपरनैचुरल पावर से एक शील्ड क्रिएट किया था ताकि अपने बॉडी सरफेस को प्रोटेक्ट कर सके, लेकिन ब्लड टाइड की स्ट्रेंथ जो अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, उसके इन्फ्लुएंस से कंप्लीटली आइसोलेट रहना अब भी इम्पॉसिबल था। उसके दिल में एक हैवीनेस थी और वो सिर्फ न्यूटन की तरफ देख सकता था, ये होप करते हुए कि न्यूटन इस वक्त अपनी एबिलिटी यूज़ करे और इस करंट क्राइसिस को रिजॉल्व करे। लेकिन अगर वो न्यूटन की तरफ नहीं देखता तो शायद इतना शॉक नहीं होता। जैसे ही उसने देखा उसका शॉक और भी ज़्यादा इंटेंस हो गया, क्योंकि न्यूटन के फेस के 7 ऑरिफिक्स से भी ब्लड फ्लो हो रहा था और उसके आर्म्स तक ब्लीड कर रहे थे। कनेरो ने अपने दिल में थोड़ी सी डिसअपेयर के साथ सोचा, अगर न्यूटन जो ब्लैक चैरियट लेवल का है वो भी अपोनेंट के अटैक को विथस्टैंड नहीं कर पा रहा तो फिर वो क्या कर सकता है। न्यूटन हवा में सस्पेंडेड था बिना मूव किए, लेकिन अचानक उसके ब्लड स्टेन्ड फेस पे एक ट्रैजिक स्माइल आ गई और उसने ब्लड टाइड की तरफ एक प्लेफुल लुक के साथ देखा। थोड़ा डिस्टेंस पे जब उसने अपनी एबिलिटी रिलीज की तो एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ ब्लड उसके बॉडी से एक ही मूवमेंट में गश आउट हो गया। उसके नाक, मुंह, आंख, कान और बॉडी के कैपिलरीज से ब्लड तुरंत निकलने लगा। ज़ोएक चाओ ने अपने बॉडी को कवर किया, उसकी आंखों में डिसबिलीफ भर गया। ये कैसे हो गया? इस बंदे की एबिलिटी एग्जैक्टली है क्या? अटैक तो उसने न्यूटन और कनेरो पे किया था, तो फिर वो खुद क्यों इंजर्ड हो गया? और ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी ही एबिलिटी से अपने बॉडी को अटैक कर दिया हो। न्यूटन ने अपने फेस से ब्लड वाइप किया और उसका कॉम्बैट यूनिफॉर्म तुरंत प्लाज्मा और मेडिसिन इंजेक्ट करने लगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ, दो इंटरैक्टिंग ऑब्जेक्ट्स के बीच एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हमेशा इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में। सिंपल लैंग्वेज में फोर्स का एक्शन हेल्पफुल होता है। जब तुम अपनी पावर मुझ पर यूज करते हो तो जितना डैमेज मुझे होता है उतना ही डैमेज तुम्हारे बॉडी को भी होगा। इस वक्त हम दोनों के बीच कंपटीशन ये है कि कौन ज्यादा इंजरी को झेल सकता है। जैसे ही न्यूटन को प्लाज्मा और मेडिसिन इंजेक्ट हुआ, उसका बॉडी रैपिड स्पीड से कवर होने लगा। क्योंकि उसके पास ये एबिलिटी है तो नेचुरली उसने पहले से अपने हीलिंग के लिए प्रिपरेशन कर रखा था। जब उसने ये ब्लो लिया तब भी उसने जानबूझ के अपनी डिफेंस रिलैक्स कर दी ताकि वो ज्यादा डैमेज ले सके और उस डैमेज को ब्लड टाइड पर रिफ्लेक्ट कर सके। लेकिन ज़ोएक चाओ ने कभी उम्मीद नहीं किया था कि उसकी खुद की एबिलिटी उसी पर बैकफायर करेगी, इसीलिए उसका इंजरी और भी ज्यादा सीरियस हो गया। कनेरो ने अपने दांत बीचे और मौका देखते ही अपना गन उठाया और फायर कर दिया। नियान तुरंत ज़ोएक चाओ के सामने आ गया। उसने अपने हाथ खोल दिए और एक पावरफुल मेंटल फोर्स से दोनों को डायरेक्टली ब्लॉक कर दिया। एक शॉट फायर हुआ और वो ब्लैक बुलेट ने तुरंत हवा में एक लंबी ब्लैक लाइन खींच दी और सीधा नियान के सामने आ गया। वो ब्लो नियान के बॉडी को ऐसे पियर्स कर गया जैसे कॉटन हो। लेकिन कनेरो के फेस पे कोई एक्साइटमेंट नहीं थी, क्योंकि तुरंत बाद उसके सामने का इल्यूजन टूट गया और नियान और ब्लड टाइड उस डायरेक्शन में थे ही नहीं। तुमने अपने टेलीकिनेसिस से लाइट डिस्टॉर्ट की, इसीलिए मेरा अटैक डेविएट हो गया है ना? अब मुझे करने दो। न्यूटन ने अपने नोज के नीचे से खून साफ किया, फिर अपना हैंड कैनन एथिस्ट उठाया जो उसकी बिलवेड वाइफ का ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म था, माइंड रे। ये शॉट सीधा उस एरिया में हिट हुआ जहां नियान और ब्लड टाइड थे।
इस टाइप का लार्ज स्केल अटैक लाइट डिस्टॉर्शन जैसे ट्रिक से अवॉइड नहीं किया जा सकता। और ऊपर से इस वक्त ज़ुएक शाओ ऑफ गार्ड था और सीरियसली इंजर्ड भी हो चुका था। ब्लड टाइड की आंखों में नेकेड मर्डरस इंटेंट भर गया। ये वाकई उसका खुद का अटैक था जिसने उसे सीरियस इंजरी दी, लेकिन जब तक ब्लड रिवर ड्राई नहीं होती तब तक उसका मरना इम्पॉसिबल है। लेकिन अब आसमान से अल्ट्रा वायलेट रेज और भी ज़्यादा फियर्स हो गई थी और उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे वो किसी बड़े पॉट में स्टीम हो रहा हो। ये फीलिंग और भी ऑब्वियस हो गई जब उसके बॉडी के कैपिलरीज बर्स्ट होने लगे और ब्लड फ्लो करने लगा। उसने अपना राइट फिस्ट क्लेंच किया और एक ह्यूज ब्लड बैरियर फॉर्म किया जो नियान के टेलीकिनेटिक बैरियर के साथ मर्ज हो गया ताकि न्यूटन के अटैक को ब्लॉक कर सके। दोनों फोर्सेस का कोलाइजन इतना टेरिफाइंग था कि ज़ुएक शाओ और नियान ने मुश्किल से उसे ब्लॉक किया, लेकिन तुरंत बाद न्यूटन दोबारा चिल्लाया, माइंड रे। कनेरो जो उसके पीछे था उसके आंखों में एक डेज्ड लुक आ गया। क्या ये नहीं कहा गया था कि ये मूव यूज करने से तुम्हारी वाइफ को ऐसी इंजरीज होती है जो रिकवर करना मुश्किल होता है? भाई तुम्हारे एक्सप्रेशन में तो कोई गिल्टी दिखाई भी नहीं दे रहा। न्यूटन ने एथिस्ट को उठाया और कैनन से ब्लास्ट कर दिया। जब वो एथिस्ट यूज करता है तो वो एक मिक्स्ड डबल स्टीम जैसा होता है, हस्बैंड और वाइफ का फ्यूजन, इसीलिए पावर नेचुरली स्ट्रांग होती है। माइंड रे। जब तक ज़ुएक चाओ के इंजरीज फुल रिकवर नहीं हुए थे, न्यूटन ने अपना अटैक कंटिन्यू रखा। कनेरो जो उसके पीछे था अब तक बिल्कुल नम हो चुका था। उसका फेस एक पोकर कार्ड की तरह ब्लैंक था और वो अपनी एबिलिटीज डल तरीके से यूज कर रहा था ताकि न्यूटन के अटैक में कोऑपरेट कर सके। थोड़ी देर पहले तक वो दोनों के बीच के एबनॉर्मल और ट्विस्टेड रिलेशनशिप पे शाई कर रहा था, लेकिन अब लग रहा था जैसे वो इमोशन पूरा वेस्ट हो गया हो। एक सीरीज ऑफ अटैक के बाद ब्लड टाइड और नियान को रिट्रीट करना पड़ा क्योंकि अब वो अटैक्स को रेजिस्ट करने में स्ट्रगल कर रहे थे और एथिस्ट का लाइट धीरे धीरे डिम होने लगा। न्यूटन ने अपना हैंड कैनन कैरी किया और कनेरो को चिल्लाया, पीछा करो, आज हमें इन्हें मारना ही होगा। हम कोलंबियन एलियंस की स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट करने का मौका किसी को नहीं दे सकते। उसने अपना हैंड कैनन दोबारा उठाया और ब्लड टाइड और नियान का पीछा करने लगा। जब दोनों साइड्स के बीच का डिस्टेंस एक सर्टेन लिमिट तक पहुंच गया, न्यूटन ने सीधा एथिस्ट को रेस किया और दूर खड़े दोनों लोगों की तरफ पॉइंट किया। ब्लड टाइड और टेलीकिनेसिस दोनों ने अब ऑपरेसिव फोर्स का क्लियरली फील करना शुरू किया। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में वो अब भी फाइट कर सकते थे, लेकिन ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेज की वजह से वो अपनी फुल माइट से बैटल नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए ब्लड टाइड ने डीले करने का डिसीजन लिया और वो अंडरवर्ल्ड के गेटकीपर का वेट करने लगा ताकि वो बैटल एंड कर सके। जब न्यूटन और कनेरो उनका पीछा करते हुए नजर आए, ज़ुएक चाओ ने नियान से कहा, उनका अटैक पावर अब वीक हो रहा है। क्लियरली दिख रहा है कि उस बंदे का हैंड कैनन फ्रीक्वेंट फायरिंग की वजह से अपना लिमिट तक पहुंच गया है। इस अटैक को ब्लॉक करो और फिर फोर्स का यूज करके सी में रिट्रीट करो। दोनों ने एक बैटल प्लान फॉर्मुलेट किया और एक रिवर्स बैरियर रिलीज कर दिया। क्योंकि न्यूटन और कनेरो भी इस वक्त एग्जॉस्टेड थे, इसीलिए एक ही ब्लो से उनकी डिफेंस को पेनिट्रेट करना इम्पॉसिबल था। न्यूटन ने अपना हैंड कैनन उनके एबिलिटी बैरियर पर एम किया। कनेरो के बुलेट सबसे पहले फायर हुए और उसके बाद उसके माइंड रेज क्लोजली फॉलो करते हुए आए। जब ब्लड टाइड और नियान को लगा कि ये अटैक ब्लॉक हो जाएगा, तभी अचानक उन्होंने फील किया कि उनके बॉडी के सुपरनैचुरल पावर्स डिसरप्ट हो रहे हैं और जो बैरियर्स उन्होंने डिप्लॉय किए थे वो भी अनस्टेबल होने लगे। न्यूटन के लिप्स पे एक कोल्ड स्माइल आ गई। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सभी ऑब्जेक्ट्स अगर उन पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो तो हमेशा रेस्ट में या यूनिफॉर्म लिनियर मोशन में रहते हैं, लेकिन मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर सकता हूं ताकि साइकिक की एबिलिटी रिलीज को इंटरफियर कर सकूं, उसकी एबिलिटी का रिलीज अनस्टेबल बना सकता हूं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ एक बहुत ही अजीब एबिलिटी है। इसमें कोई ऑफेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है और इसका सिर्फ एक ही फंक्शन है, इन ह्यूमन के एबिलिटीज को एक छोटी सी मोशन के लिए अनस्टेबल, म्यूटेंट्स के एबिलिटीज को एक छोटी सी मूवमेंट के लिए अनस्टेबल बना देना। लेकिन अगर इसे सही तरीके से यूज किया जाए तो ये एक एक्सट्रीमली क्रिटिकल रोल प्ले कर सकता है, जैसे कि अब जब माइंड रेज और
पियर्स थ्रू एवरीथिंग दोनों एक साथ ब्लड टाइड और नियान के पावर शील्ड पे अटैक कर रहे थे। न्यूटन ने तुरंत अपना फर्स्ट लॉ एक्टिवेट कर दिया। उसने ये अपॉर्चुनिटी बहुत परफेक्टली पकड़ ली। दोनों साइड्स पहले के बैटल में हैवी डैमेज ले चुके थे और डायरेक्ट स्ट्रेंथ कंजप्शन एक सर्टेन थ्रेशोल्ड तक पहुंच गया था। इसीलिए इस मोमेंट में दोनों साइड्स एज पे थी। ऐसे वक्त पे अगर अपोनेंट के सुपरनैचुरल पावर्स के रिलीज को डिसरप्ट किया जाए तो ब्लड टाइड और माइंड एबिलिटी बैरियर तुरंत अनस्टेबल हो जाते हैं। मेंटल रेज ने सीधा ब्लड टाइड और थॉट के बैरियर को पेनिट्रेट कर दिया और वो डैजलिंग गोल्डन लाइट उन पे डायरेक्टली हिट हुई। उस गोल्डन लाइट के अंदर दोनों आदमियों का आर्मर तुरंत टुकड़ों में टूट गया और उनका पूरा बॉडी डैंग शेंगतोंग के तियानदाओ स्टार के नीचे एक्सपोज हो गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे ह्यूमंस किसी वोल्केनो में गिर जाए। उन्होंने काउंटलेस सालों से सन नहीं देखा था और उनके बॉडीज में कोई ऐसा फैक्टर नहीं था जो स्ट्रॉन्ग अल्ट्रावायलेट रेज को अडैप्ट कर सके। और इसी वक्त अटैक होने के साथ साथ उनका फिजिकल वीकनेस और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ डबल इनकम्पैटिबिलिटी ने उन्हें सीरियसली इंजर कर दिया। न्यूटन के फेस पे जो ब्लड था वो अभी तक ड्राई नहीं हुआ था और उसके हाथ में जो एथिस था उसका लाइट अब डिम हो चुका था। उसने अपना सर झुकाया, अचानक अपना मुंह कवर किया और जोर जोर से कफ करने लगा। उसके फिंगर्स के बीच से कुछ थिक ब्लड स्ट्रैंड्स बाहर आए। कनेरो जो थोड़ा दूर था उसने एक ग्लांस लिया लेकिन आगे नहीं बढ़ा। ब्लड टाइड के प्रीवियस अटैक ने अनएक्सपेक्टेड डैमेज दिया था। उनके इंटरनल ऑर्गन्स डायरेक्टली डैमेज हो गए थे और उनका हार्ट रैप्चर होने के एज पे था। वो अब तक बस होल्ड कर रहे थे और अब ऑलमोस्ट अपने लिमिट तक पहुंच चुके हैं। ब्लड टाइड और नियान ग्राउंड पे गिर गए। नियान ने अपने लास्ट बिट ऑफ स्ट्रेंथ यूज करके दोनों को होल्ड किया, वरना अगर वो हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स की हाइट से गिरते तो एपिसलॉन लेवल म्यूटेंट होने के बावजूद इंजर्ड हो जाते। नियान ने कॉशियसली न्यूटन और कनेरो की तरफ देखा जो दूर खड़े थे। फिर उसने सीरियसली इंजर्ड ब्लड टाइड की तरफ ग्लांस किया। उसके लिप्स पे एक वैरी स्माइल आ गई। मैंने तो इसी मोमेंट के लिए प्रिपेयर किया था, है ना? ब्लड टाइड के अंदर जो लॉन्ग रिवर ऑफ ब्लड थी वो एंडलेसली फाइटिंग में ड्राई हो चुकी थी। वो उसकी स्ट्रेंथ का सोर्स था और अब वो एक्सट्रीमली वीक हो गया था। उसका मेंटल स्टेट भी कुछ ज़्यादा बेटर नहीं था, लेकिन उसे पता था इस मोमेंट में दोनों अपोनेंट्स अभी भी फाइट करने की स्ट्रेंथ रखते हैं और अगर सिर्फ उसी पे रिलाई किया गया और अगर वो तियानदाओ स्टार के स्क्रॉचिंग सन के नीचे रहा तो वो डेफिनेटली मर जाएगा। मेरा ब्लड यूज करो, नियान अचानक बोल उठा। उसने अपना राइट हैंड उठाया, उसे एक नाइफ की तरह पॉइंट किया और बिना किसी हेजिटेशन के अपने लेफ्ट आर्म की नस कट कर दी। ब्लड टाइड ने बिना किसी हेजिटेशन के उसके बॉडी से ब्लड ड्रेन करना शुरू कर दिया। वाइट चैरियट लेवल एलियन का ब्लड एक पावरफुल सोर्स ऑफ लाइफ कंटेन करता है। ज़ुएक्चाओ की आंखों में रूथलेसनेस भर गया। उसने नियान की लाइफ की बिल्कुल परवाह नहीं की और एक ही ब्रेथ में उसके बॉडी का सारा ब्लड ड्रेन कर लिया। एक सेकंड से भी कम टाइम में नियान के सारे थॉट्स ड्रेन हो गए और वो एक शिवर्ड कॉर्प्स में बदल गया। ब्लड टाइड, जिसे अब दोबारा स्ट्रेंथ मिल चुकी थी, खड़ा हो गया और उसके बॉडी में अब और ज्यादा पावर थी ताकि वो फाइट कंटिन्यू कर सके। इस बंदे को मारना इतना मुश्किल क्यों है? न्यूटन ने अपना लेफ्ट हैंड नीचे किया। उसकी पाम ब्लड से कवर्ड थी और वो और कनेरो दोनों सामने कॉशियसली स्टेयर कर रहे थे। अगला बैटल शायद लाइफ और डेथ का सवाल बनने वाला था। चाहे वो जीत भी जाए तो भी हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो दोनों भी साथ में बरीड हो जाए। ब्लड टाइड, जिसने अभी डेप्यूटी जनरल को मार दिया था, उसकी आंखें रेड हो गई थी और उसने एक एंग्री रोर छोड़ा। पूरा बैटलफील्ड विस्लिंग विंड के साउंड से भर गया। इस बार वो वाकई डेथ तक फाइट करने का इंटेंशन लेके आया था इन दोनों ह्यूमंस के अगेंस्ट। इस पॉइंट तक तीनों फाइटर्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा एनर्जी यूज कर चुके थे और उनकी फिजिकल कंडीशन खराब हो चुकी थी। फाइट कंटिन्यू करना अब सिर्फ एक लूज लूज सिचुएशन बनने वाला था। कनेरे और न्यूटन के फेसेस पे भी ग्रिम एक्सप्रेशंस थे। दोनों फाइनल बैटल के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, लेकिन उसी मोमेंट में ज़ुएक्चाओ के सामने का लाइट अचानक चेंज हो गया। उसके सामने का पूरा स्पेस ऐसे लगने लगा जैसे
स्लो मोशन में चल रहा हो। ज़ुएक्शाओ ने ब्लैंकली अपना सर उठाया। इस मोमेंट में उसकी मेंटल स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट अपने लिमिट तक पहुंच चुकी थी। उसने एक्चुअली देखा कि स्नोफ्लेक्स स्काई में गिर रहे हैं एक ऑलमोस्ट स्टैटिक स्पीड से। फिर उसने आगे देखा, न्यूटन और कनेरो गायब हो चुके थे। क्या ये इल्यूजन है? ज़ुएक्शाओ ने तुरंत समझ लिया कि क्या हो रहा है और उसका हार्ट शेक हो गया। उनसे डील करने के लिए कोलिएशन फोर्सेस ने ऑलरेडी 3 एपिसिलॉन म्यूटेंट्स डिस्पैच किए थे। क्या अब एक 4th पर्सन भी आ गया है? लेकिन अब इस मिशन में तो उनके साथ ऑलरेडी 4 सिल्वर आर्मर्ड जनरल्स हैं और गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड भी पर्सनली एक्शन में है। तो कोलिएशन फोर्सेस के पास कोई भी रिजर्व होना इम्पॉसिबल है। तो ये न्यूली इमर्ज्ड एलियन आया कहां से? सिर्फ ज़ुएक्शाओ ही नहीं, न्यूटन और कनेरो भी इस मोमेंट में डेज्ड एक्सप्रेशन के साथ खड़े थे। उनके सामने का सीन भी ब्लड टाइड जैसा ही था। उन्होंने सिर्फ स्नो फॉलिंग देखा, एक ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट स्टेट में पूरे स्काई में, और कोई और सीन दिखाई नहीं दिया। ब्लड टाइड भी उनके विजन से डिसअपेयर हो चुका था। क्या हो गया? क्या कोई नया एलियन आ गया? श्योर नहीं हूं, मुझे नहीं पता जो आ रहा है वो फ्रेंड है या दुश्मन। केयरफुल रहना होगा। दोनों बैक टू बैक खड़े हो गए और फुल अलर्ट मोड में आ गए ताकि किसी सडन एनिमी अटैक से बच सके। इस मोमेंट में ब्लड टाइड के विजन में दूर के स्नो से एक फिगर सॉफ्ट स्नो पे कदम रखता हुआ धीरे धीरे उसकी तरफ चलने लगा। वो एक पेटाइट फिगर था जिसके ऊपर एक वाइट क्लोक था और स्नो में उसका शैडो क्लियरली दिखाई भी नहीं दे रहा था। ब्लड टाइड ने अपना मुंह खोला और एनर्जी रोर छोड़ा। फिर उसके पाम से एक ब्लड लाइन फोर्सफुली निकलकर एक ब्लड एरो में ट्रांसफॉर्म हो गई जो सीधा उस शैडो की तरफ शूट की गई। वो ब्लड एरो उस शैडो के थ्रू पियर्स कर गया, लेकिन उसने कुछ हिट नहीं किया। सब कुछ इल्यूजन था। अचानक ज़ुएक्शाओ ने फील किया कि एक बर्निंग सेंसेशन उसके पूरे बॉडी को एनवलप कर रहा है। उसने नीचे देखा, उसकी स्किन जल रही थी। उसे समझ नहीं आया कि ये इल्यूजन है या रियलिटी। उसके हेड के ऊपर जो स्ट्रॉन्ग लाइट थी उसने उसके लिए दुनिया को क्लियरली देखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बना दिया था। वो एक ह्यूज सन था जो डैजलिंग वाइट लाइट एमिट कर रहा था और पूरे वर्ल्ड को एक ब्लेजिंग येलो वाइट लाइट में डाई कर रहा था। ब्लड टाइड का बॉडी जलने लगा और उसके मुंह से एक एनर्जी रोर निकल गया। ये सब फेक है, मुझे डिसीव करने की कोशिश मत करो। उसे पता था कि ये इल्यूजन है क्योंकि सब कुछ बहुत ज्यादा अनरीजनेबल लग रहा था। चाहे उसके नर्व्स पेन फील कर रहे थे, लेकिन उसे पता था कि उसका बॉडी एक्चुअली हार्म्ड नहीं हुआ है। जब तक उसकी विल पावर स्ट्रांग है और वो फर्मली बिलीव करता है कि वो इंजर्ड नहीं है, तब तक वो इस इल्यूजन को ब्रेक कर सकता है। और तब जो इल्यूजनिस्ट डार्क में छुपा हुआ है वो डेफिनेटली उसके हाथों मारा जाएगा। जैसे ही उसके दिमाग में ये थॉट आया, उसने अचानक अपने चेस्ट में एक शार्प पेन फील किया। वो कुछ देख नहीं पा रहा था, इसीलिए उसने सिर्फ हाथ आगे बढ़ाया और फील किया, और उसने अनएक्सपेक्टेडली अपने चेस्ट में एक ऐसा होल पाया जो इतना बड़ा था कि उसमें उसका पूरा फिस्ट फिट हो सकता था। ब्लड एक एंडलेस स्ट्रीम की तरह बाहर फ्लो करने लगा। ये सब फेक है, ब्लड टाइड ने बस मटर किया। मेन बैटलफील्ड पर जैंगी और बाकी फाइटर्स ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और फाइनली अंडरवर्ल्ड के गेटकीपर का आर्मर ब्रेक कर दिया। लेकिन लगातार फाइट करते करते उन्हें एक बात क्लियरली समझ आ गई। उनके और अंडरवर्ल्ड के गेटकीपर के बीच स्ट्रेंथ का गैप इतना ज्यादा है कि वो बिल्कुल अलग लेवल पे हैं। जैंगी ने सिर्फ एक बार गेटकीपर पे अटैक करने की कोशिश की थी, डिवाइन रेल्म प्योरिफिकेशन का यूज करके उसके आर्मर पे स्ट्राइक किया था, लेकिन अब तक चाहे उसका एबिलिटी इंडेक्स 28,000 पॉइंट्स जितना हाई हो, वो अंडरवर्ल्ड के गेटकीपर को एक ड्रॉप ब्लड तक ब्लीड नहीं करवा पाया। सिर्फ उसके आर्मर पे थोड़े शैटर्स छोड़े। इसीलिए अब उसने अपने सोलो अटैक्स कंप्लीटली गिव अप कर दिए हैं और डिसाइड किया है कि वो अपनी एबिलिटीज यूज करेगा ताकि आसपास के एलाइज के साथ कोऑपरेट कर सके। अंडरवर्ल्ड के गेटकीपर को डीले करो और डिस्ट्रिक्ट से इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट्स का वेट करो, या फिर ली चेंगोंग की एबिलिटी के साथ कोऑर्डिनेट करके गेटकीपर को एक ड्रॉप ब्लड शेड करने पे मजबूर करो। घोस्ट ट्रेन वॉइड में तेजी से ट्रैवल कर रहा था
और दाइशन लगातार अपनी एबिलिटीज यूज कर रहा था ताकि घोस्ट ट्रेन एक जगह ज्यादा देर तक ना रुक जाए, क्योंकि अंडरवर्ल्ड के गेट कीपर की स्ट्रेंथ इतनी हाई है कि वो घोस्ट ट्रेन का लोकेशन तुरंत डिटरमाइन कर सकता है। इस पॉइंट तक गेट कीपर ऑफ हेड्स ने अपना पेशेंस कंप्लीटली लूज कर दिया था। उसकी स्ट्रेंथ इतनी इमेंस है कि जितना ज़्यादा वो इस वर्ल्ड में रुकता है उतना ही ज़्यादा रिस्क बढ़ता है। इसीलिए उसने अपना आउटपुट इंटेंसिटी इंक्रीज करना शुरू कर दिया। उसने अपने आर्म्स ओपन किए और एक के बाद एक स्टार ऑफ डिस्ट्रक्शन हर डायरेक्शन में ब्लास्ट होने लगे उसके सेंटर से। वो एनर्जी अटैक जो एक एपिसलोन लेवल म्यूटेंट को तुरंत खत्म कर सकता है, वो उसके लिए सिर्फ एक ऑर्डिनरी अटैक था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके बॉडी में एंडलेस एनर्जी हो। उसे एनर्जी डिप्लेशन या सुपरनैचुरल पावर ड्रेन होने का बिल्कुल भी कंसर्न नहीं था। ये है पावरफुल एग्जिस्टेंस जिसका एबिलिटी इंडेक्स 40,000 पॉइंट से भी ज्यादा है, ब्लैक बिशप। हेवनली सी सिटी सिर्फ फ्लैटन नहीं हुई बल्कि एक ह्यूज बेसिन में ट्रांसफॉर्म हो गई। अर्थ पे डजन्स ऑफ ह्यूज डिप्रेशंस अचानक अपीयर हो गए और ह्यूमन सिविलाइजेशन के सारे ट्रेसेस डिसअपीयर हो गए। ये एनर्जी फ्लक्चुएशन इतना इंटेंस था कि जैंगी और बाकी फाइटर्स अब चुप नहीं रह पाए, क्योंकि अंडरवर्ल्ड के गेट कीपर का इनडिस्क्रिमिनेट अटैक मेथड ऐसा है कि वो अपनी हार्ड पावर से हेवनली सी सिटी के आसपास डिप्लॉयड 36 सेलेस्टियल बीइंग्स को तुरंत वाइप आउट कर सकता है। अगर ट्रैप ब्रेक हो गया तो उनका होम एडवांटेज बहुत बैडली वीकन हो जाएगा। अंडरवर्ल्ड के गेट कीपर को हेवनली सी सिटी में ही रोकना, यही उनकी जीत की एक लौती पॉसिबिलिटी है। घोस्ट ट्रेन दोबारा अपीयर हुआ, इस बार अंडरवर्ल्ड के गेट कीपर के बिल्कुल पीछे। लेकिन जिस ब्रीफ मूवमेंट में वो अपीयर हुआ उसने एरिया में एक स्लाइट कमोशन क्रिएट किया और उसी मूवमेंट में गेट कीपर ऑफ हेड्स का फिगर एक घोस्ट की तरह सीधा उनकी तरफ अप्रोच कर गया। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि जैंगी और बाकी फाइटर्स के रेटिनास पे ओवरलैपिंग आफ्टर इमेजेस छूट गए। ट्रेन अभी वॉइड से पूरी तरह इमर्ज भी नहीं हुई थी और गेट कीपर का एक डोमिनेटिंग पंच बिना किसी वार्निंग के उन सभी की तरफ आ गया। उसके फिस्ट से एक ब्लैक लाइट इमर्ज हुई और जैसे ही गेट कीपर ने पंच ब्लास्ट किया वो डायरेक्टली जैंगी और बाकी फाइटर्स के सामने एक्सप्लोड हो गया। जैंगी और उसके कंपेनियंस ने गेट कीपर की आंखों में देखा, लेकिन वो कैसी आंखें थी? वो कोल्ड और हर्टलेस लुक में एक भी मर्डरस इंटेंट नहीं था। ये सुपीरियर का इंफीरियर के लिए एक ऐसी इंडिफरेंस थी जैसे कोई हाई और माइटी गॉड डिसोबीडिएंट ह्यूमंस को मारना चाहता हो, या जैसे कोई इंसान इरिटेटिंग इंसेक्ट को तुरंत क्रश करना चाहता हो। चाहे जैंगी एक्सट्रीमली शॉक था, लेकिन उसने ऑलरेडी कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशंस कर लिए थे उस मोमेंट के लिए जब उसने डिसाइड किया था कि वो टाइम डिले के लिए शो अप करेगा। स्वॉर्ड इन द ट्री का नेट, 3000 वर्ल्ड्स का डायमेंशनल गेट और स्पेस टाइम रिवर्स फ्लो की वीकेंड एबिलिटी सब एक साथ बर्स्ट आउट हो गई। सिर्फ वही नहीं, शेंग दावन, ली चेंगोंग, एलेक्सी और बाकी सब भी एक ही मोमेंट में अपने सबसे पावरफुल एनर्जी अनलीश करने लगे। उनका पर्पस अटैक करना नहीं था, बल्कि इस मोमेंट में गेट कीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड के अटैक को ब्लॉक करना था। उन्हें क्लियरली फील हो रहा था कि गेट कीपर ने अपना पेशेंस लूज कर दिया है और अब उसने अपने अटैक्स की पावर भी इंक्रीज कर दी है। गेट कीपर के फिस्ट से ब्लैक लाइट डायरेक्टली एक्सप्लोड हुई और वो एक ह्यूज ट्रांसलूसेंट एनर्जी स्पेयर में ट्रांसफॉर्म हो गई जो घोस्ट ट्रेन को कंप्लीटली एनवेलप कर गई। वो एक्सट्रीमली टेरिफाइंग एनर्जी अब स्टार ऑफ डिस्ट्रक्शन के रेंज में सब कुछ इनडिस्क्रिमिनेटली डिवॉवर करने लगी। आई एम गॉड्स विल, ब्रेक इट फॉर मी, ली चेंगोंग ने रोर किया और डेस्परेटली अपना स्वॉर्ड ड्रॉ किया। अपनी एबिलिटीज का यूज करके उन पे हो रहे सारे अटैक्स को वाइप आउट करने लगा। एलेक्सी ने अपने 2 ह्यूज बैटल एक्सेस उठाए, उसके पीछे एंडलेस थंडर वाइल्ड तरीके से सर्ज करने लगा और थंडर ड्रैगन्स रोर करते हुए घोस्ट ट्रेन के अराउंड सर्कल बनाने लगे। उनकी डिफेंसेस सिर्फ एक मूवमेंट में ब्रेक हो गई। लेयर्स ऑफ डिफेंस अंडरवर्ल्ड के गेट कीपर के फुल स्ट्रेंथ अटैक को झेल नहीं पाया। क्रिटिकल मोमेंट पे कैरियज के अंदर होतू ने दोबारा एक्शन लिया। गेट कीपर का क्लोज कॉम्बैट अटैक उसे डायरेक्टली होतू के 6 रीइंकार्नेशंस के रेल्म में खींच ले गया। हंग्री घोस्ट पाथ, घोस्ट ट्रेन के सेंटर से पूरा सराउंडिंग एक ह्यूज डार्क एरिया में ट्रांसफॉर्म हो गया और
ट्रेन के ऊपर एक वॉर्टेक्स अचानक इमर्ज हुआ। गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड ने फील किया कि उसकी स्ट्रेंथ अचानक फेड होने लगी, जैसे कोई फोर्सफुली उसके बॉडी से उसकी पावर्स खींच रहा हो। उसका अटैक पावर भी बहुत वीकन हो गया। गेटकीपर ने इंस्टिंक्टिवली तुरंत डॉज किया और एक सफिशिएंट डिस्टेंस पे रिट्रीट कर गया। चाहे ये टेक्निक उसे इफेक्टिव हार्म नहीं दे सकती थी, लेकिन उसकी कॉम्बैट अवेयरनेस इतनी शार्प थी कि उसने तुरंत अनफेवरेबल एनवायरनमेंट से एस्केप कर लिया। 5 लोगों की कंबाइंड एफर्ट्स लगी, तब जाके वो गेटकीपर के फुल स्ट्रेंथ अटैक को बेयरली ब्लॉक कर पाए। इस वक्त जैंगी और बाकी फाइटर्स ऑलरेडी हैवी स्वेटिंग में थे। ली चेंगोंग की आंखों में जो एरोगेंस हमेशा रहता था वो कंप्लीटली डिसअपियर हो गया। उसके दिल में एक डिसअपियर का इमोशन ग्रेजुअली उभरने लगा। ऐसे अपोनेंट से कैसे फाइट करें? स्ट्रेंथ बिल्कुल अलग लेवल पे थी और चाहे वो कितनी भी स्ट्रगल कर लें, वो अपोनेंट को हर्ट तक नहीं कर पा रहे थे। टाइम डिले करना तो दूर की बात थी, अगर वो सरवाइव भी कर गए तो वही अपनी पूरी जान लगाकर करना पड़ेगा। सिर्फ एलेक्सी अब भी रोर कर रहा था, दोनों हाथों से अपना ह्यूज बैटल एक्स टाइटली पकड़े हुए। उसकी आंखों में अब भी फाइटिंग स्पिरिट चमक रही थी। जैंगी की आंखों में ग्लूम भर गया। उसने डेविल लाइक ब्लैक शैडो की तरफ देखा जो दूर था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जीतने के लिए क्या मीन्स यूज करे। उसका सबसे पावरफुल स्टार पियर्सिंग कैनन और डिवाइन रेल्म प्योरिफिकेशन ट्रिब्यूलेशन दोनों अपोनेंट के बॉडी को स्लाइटेस्ट हार्म भी नहीं दे पाए। उसके बहुत सारे ट्रम्प कार्ड्स जिन पे वो प्राउड करता था, इंक्लूडिंग यांग शिनचिन, इस वक्त ऑलमोस्ट यूजलेस हो चुके थे। आखिर में वो अपोनेंट को 1 मिली सेकेंड के लिए भी ट्रैप नहीं कर पाया। मेरे पास तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट करने का वक्त नहीं है। गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड ने सरफेस के ह्यूमंस की स्ट्रेंथ को कंप्लीटली देख लिया था और उसके दिल में जो थोड़ा सा फियर और कॉशन था वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। अगर तुम्हारे पास सिर्फ इतना ही है तो सब कुछ खत्म करने का वक्त आ गया है। वुलुआन एम्पायर के जनरल होने के नाते गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड के पास एक एक्सट्रीमली पावरफुल कॉम्बैट माइंडसेट है। शुरुआत से ही उसने अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज नहीं की, सिर्फ इस वर्ल्ड के मिस्टीरियस रूल्स के फियर की वजह से नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एलियंस के बीच के बैटल्स में चाहे स्ट्रेंथ का गैप हो, एबिलिटीज के कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से फाइट फेल भी हो सकती है। इसीलिए वॉर के शुरू होने के बाद के 5 मिनट तक उसने हमेशा एक कॉशियस और रीस्ट्रेन्ड एटीट्यूड मेंटेन किया, फुल कैपेसिटी से फायर नहीं किया और इवन एक डिफेंसिव पोस्चर अडॉप्ट किया। लेकिन अब उसने सामने खड़े 5 लोगों की स्ट्रेंथ को कंप्लीटली समझ लिया है। सिर्फ एक वो एलियन जिसके पास नाइफ है थोड़ा सा थ्रेट पोज करता है, लेकिन उसका अटैक इतना स्लो है कि गेटकीपर उसे आंखें बंद करके भी डॉज कर सकता है। गेटकीपर ऑफ हेड्स ने अपने हाथ चेस्ट के सामने उठाए और कहा, अब इस बोरिंग फार्स को खत्म करने का वक्त आ गया है। उसके मुंह के कॉर्नर पे एक स्माइल चमक उठी। क्या ये लोग वाकई सोचते हैं कि इतना क्रूड मेज उसे ट्रैप कर सकता है? उसने अपने हाथों को जोड़ा और ब्लैक एनर्जी उसके पाम में गैदर होने लगी। वो ब्लैक एनर्जी स्पेयर्स जो सफोकेटिंग पावर कंटेन करते थे, चाहे वो दूर हो, जैंगी और बाकी फाइटर्स ऑलरेडी ट्रेमर्स फील करने लगे। वो ब्लैक पावर जो ऑलमोस्ट टेंजिबल थी धीरे धीरे मर्ज होने लगी और फिर एक और भी बड़ा एनर्जी बॉल में ट्रांसफॉर्म हो गई। वो क्या करने वाला है? ली चेंगोंग ने नर्वसली पूछा। एक श्योर किल? नहीं, जैंगी ने फ्रॉन किया। हम घोस्ट ट्रेन के प्रोटेक्शन में हैं, तो उसका हम पे सेकंड अटैक लॉन्च करना मीनिंगलेस होगा जब तक उसने हमारा लोकेशन ट्रैक करने का कोई तरीका ना ढूंढ लिया हो। ऐसे एबिलिटी के सामने जो वॉइड में इन्फिनिटली ट्रैवल कर सकती है और जिसका पोजीशन डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, बेस्ट मीन्स ऑफ अटैक क्या हो सकता है? गेटकीपर ऑफ हेड्स ने अपना जवाब दिया। वो इनकम्पैरेबली पावरफुल फोर्स उसके पाम्स में कंडेंस हो गई और एक प्योर ब्लैक स्पेयर में ट्रांसफॉर्म हो गई जो फुटबॉल के साइज का था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके आसपास का सारा लाइट उसमें एब्जॉर्ब हो जाए। जैंगी और बाकी फाइटर्स ने सिर्फ एक नज़र डाली और उनके सोल्स तक फियर से ऑलमोस्ट स्वॉलो हो गए। गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड ने उनकी तरफ इनडिफरेंटली ग्लांस किया, फिर उसके हाथ क्लॉज में ट्रांसफॉर्म हो गए और उसने एनर्जी स्पेयर पे वायलेंटली स्लैम किया। शू तियानमिंग। गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड के सेंटर से एक वास्ट फोर्स अचानक दुनिया की तरफ स्वीप कर गई, एक ऐसी एटीट्यूड के साथ जैसे सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देना हो।
उस फोर्स ने जैंगी को डेथ का ब्रेथ फील करवा दिया। उसके लाइफ में पहली बार उसने डेथ का थ्रेट इतना क्लोज फील किया। उसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज की और अपने सारे डिफेंसिव मेजर्स को लिमिट तक पुश किया ताकि रेजिस्ट कर सके। फिर उसने चिल्लाया, डाइशन। डाइशन इस वक्त हेवीली स्वेटिंग में था और बिना किसी हेजिटेशन के उसने स्टार क्लस्टर की एबिलिटी एक्टिवेट कर दी ताकि पूरे घोस्ट ट्रेन को मूव कर सके। वो फोर्स तुरंत उनके डायरेक्शन में स्वीप कर गई और फिर अनस्टॉपेबल तरीके से हर डायरेक्शन में स्प्रेड होने लगी। उस पावर का स्टैक एक सुनामी की तरह था, एक वेव के बाद दूसरी वेव, जो हेवनली सी सिटी के सेंट्रल एरिया को स्वीप करती हुई चारों तरफ फैलती जा रही थी। जैंगी और उसके क्रू का घोस्ट ट्रेन अभी अभी वॉइड से इमर्ज हुआ था, हेवनली सी सिटी के एक और कोने में, जब ये टेरिफाइंग वेव दोबारा उन तक पहुंच गई। इस बार उनका पहले वाले लोकेशन से डिस्टेंस पूरा 50 किलोमीटर था। जैंगी और बाकी सब फ्यूरियस हो गए। गेटकीपर ऑफ हेड्स का ये अटैक पावर एक मीडियम साइज डेथ ऑफ लव के बराबर था। जैंगी को समझ आ गया था हेवनली सी सिटी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है, लेकिन अब ये सोचने का वक्त नहीं था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी अपनी जान बचाना। ली चेंगोंग का फेस पेल हो गया और शिनदावन और होतो की आंखों में एक सोलमन लुक आ गया। सिर्फ जैंगी ने कुछ नहीं कहा। लाइफ और डेथ के बीच उसकी राइट आई में लाइट फ्लो होने लगी। उसने अपनी सबसे पावरफुल डिफेंसिव एबिलिटी एक्टिवेट कर दी। हेवनली सी सिटी में जो नॉइज हो रहा था वो इतना लाउड था कि दूसरे बैटलफील्ड्स पे जो एलियन फाइट कर रहे थे उन्होंने भी क्लियरली सुन लिया। वो आदमी जिसके पास जायंट ब्लेड और सिल्वर आर्मर था, उसने हेवनली सी सिटी के डायरेक्शन में देखा और सेटिस्फैक्शन के साथ स्माइल किया। फिर उसने सामने खड़े ब्लैक एम्परर चेन जुआनबा की तरफ देखा। इस पॉइंट तक दोनों साइड्स ऑलरेडी काउंटलेस राउंड्स ऑफ फियर्स क्लोज कॉम्बैट कर चुके थे, क्योंकि दोनों ही एनहांस्ड म्यूटेंट्स थे। लेकिन उनके अटैक्स और डिफेंसेस दोनों इतने स्ट्रॉन्ग थे कि किसी को मार पाना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट था। जायंट ब्लेड ने कहा, क्या तुम ये पावर फील कर रहे हो? ये है हमारे वुलुआन एम्पायर के टॉप एग्जिस्टेंस की स्ट्रेंथ। क्या तुम्हारे दिल में अब डिस्पेयर आ गया है? चेन जुआनबा और हान शांजो के चेहरे थोड़े अगली हो गए। चाहे वो दूर हो, लेकिन वो पावर क्लियरली फील हो रही थी। एक एपिसलोन लेवल इन ह्यूमन होने के नाते उसे परफेक्टली पता था कि ये फोर्स कितनी पावरफुल है, इतनी ज्यादा कि वो उन्हें एक मोमेंट में वाइप आउट कर सकती है। चेन जुआनबा ने अपने हैट का ब्रिम नीचे प्रेस किया। उसकी आंखें एक सेबर की तरह शार्प थी। मैं अपने कोलिएशन कॉमरेड्स पे भरोसा करता हूँ, वो हमारे होमलैंड को डिफेंड कर सकते हैं। उसने अपना फिस्ट जाइंट ब्लेड की तरफ उठाया और अपने राइट इंडेक्स फिंगर से अपने हेड की तरफ एरोगेंटली पॉइंट किया। एक सोल्जर के रूप में मेरा मिशन है तुम्हें यहीं डिस्ट्रॉय करना। जूरन हंस पड़ा, जैसे उसने कोई बहुत फनी जोक सुन लिया हो, और वो जोर जोर से हंसने लगा। बेवकूफ इंसान, क्या तुम इतने डेस्परेट हो गए हो कि रियलिटी समझ भी नहीं पा रहे? तो चलो, मैं खुद तुम्हें मौत का सामना करने भेजता हूँ। इस वक्त जूरन, जो ऑलरेडी ये मान चुका था कि उनकी जीत कंफर्म है, और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया और एक फाइटर जेट की तरह चेन जुआनबा की तरफ रश कर गया। वही सिचुएशन साइमल्टेनियसली दूसरे बैटलफील्ड्स पर भी हो रही थी। फाइटिंग एक्सट्रीमली ब्रूटल थी और किसी के पास रिट्रीट करने का कोई रास्ता नहीं था। लियांग यू और फ्लावर अभी भी स्नो में स्टैंड बाय मोड में थे। फ्लावर का ह्यूज बॉडी स्नो पे लेट था। उसकी आंखें थोड़ी सी स्क्विंट हो रही थी। हेवनली सी सिटी से एरप्ट होने वाली पावर को फील करके उसकी आंखों में एक छोटी सी वरी फ्लैश हुई, लेकिन जैंगी की स्ट्रेंथ को कंसिडर करते हुए उसने धीरे से ब्लिंक किया। उसके ओनर के लिए कभी चिंता करने की जरूरत नहीं होती। शायद जैंगी की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा नहीं है और वो हमेशा अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनिमीज का सामना करता है, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि जैंगी कभी अपने आप को डेंजरस सिचुएशन में नहीं डालता। फ्लावर इस बात को डीपली बिलीव करती है। लियांग यू फ्लावर के अगेंस्ट लीन थी और उसके आर्म्स में लॉन्ग मिंग था। अब का लॉन्ग मिंग वो एडामेंटियम वेपन नहीं रहा जो पहले था। लू कैरन के कई अपग्रेड्स के बाद अब वो एक टेरिफाइंग किलिंग वेपन बन चुका है, डार्क सिल्वर कलर के साथ और ब्लेड पे ड्रैगन पैटर्न्स। काउंटलेस किलिंग्स के बाद उसने बहुत सारे स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स का ब्लड पिया है और अब भी लियांग यू उसके साथ एक रेजोनेंस फील कर सकती है। उसकी आंखें बंद थी और वो मेडिटेशन स्टेट में थी, अपने बॉडी और माइंड को बेस्ट लेवल पे मेंटेन करते हुए। वक्त आ रहा है। एक मोबाइल फोर्स होने के नाते वो बैटल फील्ड में तब एंटर करेंगे जब बैटल अपने सबसे इंटेंस पॉइंट पे होगा।
तब वो होंगे वो लास्ट स्ट्रॉ जो कैमल की बैक तोड़ देंगे। हेवनली सी सिटी में जो पावरफुल एनर्जी फ्लक्चुएशन इरप्ट हुए, उन्होंने इस वक्त दुनिया भर के वेरियस फोर्सेस का अटेंशन अट्रैक्ट कर लिया। चाहे बहुत सारी फोर्सेस ने डायरेक्टली इस वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया हो, लेकिन उनकी नज़र अब हाक्शा किंगडम के बैटलफील्ड पर थी। ये सरफेस पे होने वाली सबसे बड़ी वॉर है, वॉर के एंड के बाद से, जहां ह्यूमैनिटी ने डायरेक्टली एक अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन का सामना किया है। ये बैटल बहुत सारे प्रॉब्लम्स को एक्सपोज करेगी, जैसे कि हाक्शा किंगडम की एक्चुअल स्ट्रेंथ क्या है और अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन कितनी पावरफुल है। ये सब एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसीलिए दुनिया भर के ऑब्जर्वर्स रात भर जाग कर भी यहाँ के बैटल सिचुएशन पे क्लोज आई रखना प्रिफर करते हैं। ऑफ कोर्स प्लैनेट के दूसरे साइड पे अभी भी डे टाइम चल रहा है। काउंटलेस सैटेलाइट्स इस बैटलफील्ड का रियल टाइम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। शायद वो बैटलफील्ड पे हो रहे सब कुछ क्लियरली नहीं देख पा रहे, क्योंकि हाक्शा, कोलंबिया और फ्रेमोन्स के 3 जायंट्स ने ये अलाउ नहीं किया है। लेकिन उन्हें सिर्फ इस एरिया के एनर्जी फ्लक्चुएशन को सर्वे करना होता है और वो इस इंफॉर्मेशन का यूज करके बेसिक सैटेलाइट बैटल सिचुएशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। हेवनली सी सिटी में जो टेरिफाइंग एनर्जी इरप्ट हुई, वो एक स्मॉल या मीडियम साइज गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव के बराबर थी। ऐसे पावर ने पोप अलेक्जेंडर एक्स को, जो उस वक्त बिकेटिया में था, बिल्कुल सोलोमन बना दिया। अंडरग्राउंड वर्ल्ड के हेरेटिक्स क्या वाकई इतने पावरफुल हो गए हैं? अगर उन्होंने इन्वेजन कंटिन्यू किया तो ये जंगजेंग चर्च के ग्रेट प्लान को इफेक्ट कर सकता है। अलेक्जेंडर एक्स की हुडेड नोज रिंकल हो गई थी और उसके रिंकल्ड फेस पे एक डिससैटिस्फैक्शन का लुक आ गया। उसके पीछे कार्डिनल ओलिव ने होली बुक हाथ में पकड़ी हुई थी और रिस्पेक्टफुली बोला, लेकिन अब तो सपोर्ट भेजना बहुत लेट हो गया है। टॉप एलियंस के बीच की बैटल अब जल्द ही खत्म होने वाली है। चाहे वो प्लैनेट के दूसरे साइड से फास्टेस्ट प्लेन में फ्लाई करके आए, तब भी बैटल फील्ड पे पहुंचने के बाद हेल्प करना बहुत लेट होगा और हो सकता है कि वो खुद उसमें इन्वॉल्व हो जाए। अब कुछ नहीं हो सकता। मैं सिर्फ उन्हें एक लेसन देना चाहता था, लेकिन एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चीजें ऐसी अनफोल्ड होंगी। अलेक्जेंडर एक्स ने अपने आईब्रोज रब किए और अचानक स्माइल किया। लेकिन मैं ये बिलीव नहीं करता कि हाक्शा जैसे लेवल का कंट्री इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एक मिस्टीरियस आइलैंड, ओशन के बीच, विंडो के बाहर ब्लिजर्ड रेज कर रहा था और फायर प्लेस के नीचे ब्लेजिंग फायर जल रही थी। मॉन्टेस्क्यू, हितोमी ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट, एक चेयर पर बैठा था। उसके लेग्स पे एक थिक ब्लैंकेट ड्रेप थी और वो अपने सबऑर्डिनेट्स का रिपोर्ट सुन रहा था। ब्रैट ने उसे हेवनली सी सिटी के एबनॉर्मल एनर्जी फ्लक्चुएशन डिस्क्राइब किए और अपनी कंसर्न्स एक्सप्रेस की। होतू और कियोस दोनों हमारे इन्वेस्टिगेशन टारगेट्स हैं, लेकिन जो एनिमी उनके सामने है इस बैटल में, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये तक पॉसिबल है कि वो सब इस बैटल में पेरिश हो जाएं। ब्रैट ने कॉशियसली मॉन्टेस्क्यू की तरफ देखा, होपिंग कि ये मेंटोर इस वक्त एक वाइज डिसीजन दे। क्या हमें एक्शन लेना चाहिए? मॉन्टेस्क्यू ने अपना सर झुकाया और अपने रफ फिंगर्स रब किए। शायद फायर प्लेस बहुत देर से जल रही थी, इसीलिए हवा थोड़ा ड्राई हो गया था। नहीं, अभी हमें एक्शन लेने का वक्त नहीं है। अगर हमने अपनी स्ट्रेंथ को सन के सामने एक्सपोज कर दिया तो वो लैकीज हमें आसानी से छोड़ेंगे नहीं। उसके फेस पे एक स्नीयर था, फुल ऑफ कंटेम्प्ट उनके लिए जिसे उसने लैकी कहा, लेकिन उसके एक्सप्रेशन में ज्यादा वरी नहीं थी। लेकिन अगर वो वाकई हार गए तो ये हमारे प्रोफेनेशन प्लान के लिए एक बहुत बड़ा ब्लो होगा, ब्रैट ने थोड़ी कंसर्न के साथ कहा। मॉन्टेस्क्यू ने धीरे से आंखें बंद की और काफी देर बाद खोली। उसकी आंखें एज की वजह से क्लाउडी नहीं हुई थी, बल्कि विजडम से रेडिएट कर रही थी। वो इतनी आसानी से फेल नहीं होते। प्लैनेट के सबसे पावरफुल नेशंस में से एक, अगर वो इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाए तो ह्यूमैनिटी को खुद इस प्लैनेट से डिसअपियर हो जाना चाहिए। ये सब सुनने के बाद ब्रैट कुछ सेकंड के लिए साइलेंट हो गया और फिर फाइनली चुप हो गया, क्योंकि उसने फील किया मॉन्टेस्क्यू बिल्कुल सही कह रहा है। अगर हाक्शा किंगडम जैसे नेशन भी अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन से हार गया तो फिर और कौन उस इवन मोर क्रूएल डूम्सडे का सामना कर पाएगा जो आने वाला है। हाक्शा किंगडम से सिर्फ एक माउंटेन रेंज से सेपरेटेड है भारत, जो आज दुनिया का सबसे पॉपुलस कंट्री है। नेचुरली वो भी हाक्शा किंगडम में हो रहे हर एक डेवलपमेंट पे क्लोजली नजर रखे हुए है। वॉर के शुरू होने पर हाक्शा किंगडम ने भारत से हेल्प मांगी थी
होपिंग कि वो कुछ एलियंस भेज कर सपोर्ट करे। लेकिन भारत के लीडर्स जो 8 ट्राइब्स के हेड थे, उसने डायरेक्टली उस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। ओरिजिनली दोनों कंट्रीज़ के बीच एक स्पेशल रिलेशनशिप और अनक्लियर हिस्टोरिकल ओरिजिन्स की वजह से हाक्शाओ ने इस बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, बस साइलेंटली याद रख लिया। लेकिन भारत इस इशू को काफ़ी सीरियसली ले रहा था, क्योंकि बहुत सालों से उनका एक क्लियर एम्बिशन रहा है हाक्शाओ को सरपास करना और एशिया का सबसे पावरफुल कंट्री बनना। इसीलिए वुलुआन एम्पायर का इन्वेजन उनकी नज़र में एक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी बन गया। इस वक्त भारत अलायंस का पूरा कंट्री ऑलरेडी टॉर्न अपार्ट हो चुका था। पावरफुल फोर्सेस अलग अलग जगह पे लूजली अलाइन थे, लेकिन हाक्शाओ के 6 मेजर डिस्ट्रिक्ट्स और कोलंबिया के मल्टीपल स्टेट्स की तरह भारत में भी एक टॉप लेवल पावर इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट करता है जो हाई लेवल एलियन से बना है। सिटी ऑफ मूना इस पावर स्ट्रक्चर का कोर है और मूना के बाहोवाला टेम्पल में भारत के सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन 8 इमोर्टल्स के लीडर आज गैदर हुए हैं। सिर्फ गरुड़ जो गाओ चेंगकोंग के लीडरशिप में है एब्सेंट है, बाकी सब मेंबर्स प्रेजेंट हैं। आनंद शर्मा भारत का सबसे स्ट्रॉन्ग मैन जिसे इंदिरा का टाइटल मिला है, टेंपल के हाई प्लेटफॉर्म पे क्रॉस लेग्ड बैठा है। उसका अपर बॉडी और फीट नेकेड है और उसने सैक्रेड ट्रेडिशन एथनिक कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। उसकी एक स्ट्रॉन्ग लेग प्लेटफॉर्म से नीचे लटक रही है और उसका अपीयरेंस बिल्कुल वैसे ही सोलोमन लग रहा है जैसे म्यूरल्स में दिखाया गया रियल एम्परर ऑफ द गॉड्स। नीचे दोनों साइड्स में 8 ट्राइब्स के लीडर्स भी कुशन्स पे क्रॉस लेग्ड बैठे हैं, किसी न्यूज़ का वेट कर रहे हैं। टेंपल के बाहर से एक स्ट्रेंज मैन घबराकर अंदर आया और सबके सामने झुककर नील हो गया। एम्परर ऑफ हेवेंस, अभी हमें लेटेस्ट इंटेलिजेंस मिली है। हाक्शाओ कंट्री के हेवनली सी सिटी में बैटल और भी ज़्यादा इंटेंस हो गई है। अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन के वॉरियर्स एक्सट्रीमली पावरफुल हैं। हाक्शाओ के एलियंस शायद होल्ड नहीं कर पाएंगे। ये न्यूज़ सुनते ही 8 ट्राइब्स के सभी लोगों के फेसेस पे हैप्पी स्माइल आ गई। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और सेटिस्फैक्शन के साथ नॉड किया। एम्परर शी तियान ने धीरे से अपनी टाइटली क्लोज्ड आंखें खोली। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन इतनी पावरफुल होगी, लेकिन ये अच्छा है। अगर हाक्शाओ कंट्री को काफ़ी ब्लोज मिल जाएं, तो वो एशिया का नंबर 1 होने का थ्रोन छोड़ देंगे। अब से हम भारत उन्हें सरपास करेंगे और इस एरिया के गार्डियन बनेंगे। उन्हें अपने आर्म्स